जय तो भारतम बंधुओं। बंधुओं, डे 9 की क्लास में हमने पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा को सुनाया आपसे, और साथ ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी, जो संसमनी वंश का शासक था, उसके बारे में बात की। उसी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आया, जिसने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। इसके बाद हम मोहम्मद गौरी का एक गुलाम, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके विषय में हमने पढ़ा कि उससे किस तरह दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई और किस तरह गुलाम वंश की नींव उसने रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिरने से। इतनी बातें हमने की। अब इसके आगे हम आज पूरे गुलाम वंश को देखेंगे, जिसमें कुतुबी वंश के साथ साथ शमसी वंश और शमसी के बाद बलबनी वंश है, और गुलाम वंश के बाद हम खिलजी वंश को पढ़ेंगे, खिलजी डायनेस्टी। तो सबसे पहले देखिएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश में हम पहले बता चुके हैं कि 3 वंश हैं, कुतुबी, शमसी और बलबनी। तीनों को ही गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि तीनों के संस्थापक गुलाम ही थे। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुमिश, शमसी वंश का संस्थापक, और इल्तुमिश का गुलाम बलबनी वंश का संस्थापक। इसलिए इन तीनों वंशों को मिलाकर हम गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली डायनेस्टी यही आती है, दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो है खिलजी डायनेस्टी। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश पढ़ते हैं हम। फिर खिलजी के बाद तुगलक आता है। तुगलक के बाद हम पढ़ते हैं सैयद डायनेस्टी को पढ़ते हैं। सैयद डायनेस्टी के बाद लोदी डायनेस्टी को पढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें जो सबसे लंबे समय तक चलने वाला डायनेस्टी था वो था तुगलक डायनेस्टी। सबसे लंबे समय तक चला था, 94 वर्ष तक चला था। और सबसे कम समय तक चलने वाला खिलजी डायनेस्टी था। इसमें सबसे ज़्यादा जो शासक थे वो गुलाम वंश में थे, सबसे ज़्यादा सुल्तान आए इसमें। और सबसे कम जो सुल्तान थे वो लोदी वंश में थे। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका बेटा आराम शाह आया, जो 1 वर्ष तक रहा। 1210 में तो कुतुबुद्दीन ऐबक चला गया, 1211 तक रहा आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने मार दिया। इल्तुतमिश ने अपने मालिक के बेटे आराम शाह को मार दिया और खुद शासक बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, क्यों, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। इल्तुतमिश के बाद देखिए, इल्तुतमिश के 3 बेटों का जिक्र मिलता है और 1 बेटी का। 3 बेटों में एक तो है रुकुनुद्दीन। इल्तुतमिश का एक बेटा है रुकुनुद्दीन, जो सबसे बड़ा बेटा है, रुकुनुद्दीन। दूसरा है बहराम शाह। तीसरा बेटा है नासिरुद्दीन महमूद। और एक बेटी है रजिया सुल्तान। ठीक। अब इल्तुतमिश कहता है मरने से पहले कि हमारे तीनों बेटे नालायक हैं। हमारे जाने के बाद आगे शासन करेगी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बना के चला जाता है इल्तुतमिश। ठीक। लेकिन उसके जाने के बाद रुकुनुद्दीन अपनी माता तुर्कान शाह के समर्थन से उनके संरक्षण में राजगद्दी पर बैठ जाता है।
राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो रजिया सुल्तान कहती है जाके तुर्के चहलगानी के सदस्यों से, तुर्के चहलगानी एक संगठन था गुलाम अधिकारियों का, 40 अधिकारी उसमें थे, 40 आमिर, आमिर माने अधिकारी, उसको बनाया था इल्तुतमिश ने, तुर्कान चहलगानी को, जो शासन संभालते थे, एक तरह से मंत्री थे वो। तो उनसे जाकर रजिया सुल्तान ने कहा कि हमारा हक छीन लिया गया है, इल्तुतमिश ने तो हमें उत्तराधिकारी घोषित किया था। फिर ये सोचते हैं तुर्के चहलगानी के सदस्य, ये महिला है, ये ज़्यादा कुछ जानती उनती होगी नहीं राजपाट के बारे में, तो ये बस नाम की रहेगी, अगर इसको हम बनवा देंगे तो ये नाम की रहेगी, शासन हमरे रहेगा, हम ही 40 लोगों को कराएगा, हम जो चाहेंगे वो होगा, ये ज़्यादा कुछ समझेगी नहीं। तो इन्होंने समर्थन किया और रजिया सुल्तान बन गई शासक। हाँ, रजिया सुल्तान पहले ऐसी शासिका थी जो जनता द्वारा भी चयनित की गई थी, जनता ने भी इसे चुना था, जनता इसे पसंद करती थी। तो तुर्कान चहलगानी के सदस्यों ने जो समझा वो गलत निकला, उनकी समझ थी कि ये ना समझ होगी, लेकिन ये समझदार निकले। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन कैसे हटाएं, जनता का तो समर्थन इसे प्राप्त है, तो पहले इसे बदनाम करना पड़ेगा, जनता की नज़रों में इसे गिराना होगा। तो इन्होंने षड्यंत्र रचे और पहले बदनाम किया रजिया सुल्तान को। फिर जो दूसरा बेटा था इल्तुतमिश का, बहराम शाह, क्योंकि रुकनुद्दीन तो पहले ही गद्दी पर यही लोग हटा चुके थे, रुकनुद्दीन को गद्दी से, रजिया सुल्तान को बैठा चुके थे, तो पहले ही घोषित कर चुके थे नालायक रुकनुद्दीन को, तो फिर इससे कैसे गद्दी पर बैठाते, इसलिए बहराम शाह के पास गए और बहराम शाह से कहा कि अल्तुनिया से विवाह करके भटिंडा से रजिया सुल्तान आ रही है, एक काम करो उसे मरवा दो, अपनी बहन को मरवा दो। तो बहराम शाह कैथल जंगल में डाकुओं की सहायता से, डाकुओं से बोलकर, वहाँ के डाकुओं से बोलकर, और अपनी बहन रजिया सुल्तान को उसके और अपने बहनोई अल्तुनिया को, दोनों को मरवा दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया बहराम शाह। ठीक, बहराम शाह राजगद्दी पर बैठा। देखिएगा 1211 में आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश आया, 1236 तक इल्तुतमिश रहा, 25 वर्ष रहा 1236 तक। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान रही। 1236 में कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए रुकनुद्दीन आया था, उसके बाद रुकनुद्दीन हट गया और 4 वर्ष रजिया सुल्तान रही 1240 तक। 1240 में बहराम शाह ने मरवा दिया डाकुओं से कैथल जंगल में। फिर बहराम शाह को मारने वाला था रुकनुद्दीन का बेटा था, नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। तो रुकनुद्दीन का बेटा जो था अलाउद्दीन मसूद शाह, वो अपने चाचा बहराम शाह को मरवा देता है, मार देता है। तो रुकनुद्दीन का बेटा अलाउद्दीन मसूद शाह ये अपने चाचा बहराम शाह को मार देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक, इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था, ये क्या करता है, अपने भतीजे अलाउद्दीन मसूद शाह को मार देता है और अपने भतीजे अलाउद्दीन मसूद शाह को मारकर खुद गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। ये तीनों शासक ये बहराम शाह, नासिरुद्दीन, अलाउद्दीन मसूद शाह, तीनों शासक 1240 से 1265 तक शासन करते हैं। तीनों मिलकर 1240 से 1265 तक शासन करते हैं। 1265 में अलाउद्दीन मसूद शाह को, जो इल्तुतमिश का गुलाम रहता है बलबन, अब देखिएगा ये बड़ा गजब का गुलाम रहता है, बहुत गजब का गुलाम है। बलबन जो है बहुत गजब का गुलाम है। गजब का गुलाम कहाँ है? एक तो ये गुलाम रहता है, दूसरा तुर्के चहलगानी का सदस्य रहता है, और तीसरा ये समधी भी रहता है। इल्तुतमिश का गुलाम रहता है और समधी भी बन जाता है। जो इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा नासिरुद्दीन महमूद रहता है, ये नासिरुद्दीन महमूद जो अपने भतीजे अलाउद्दीन मसूद शाह को मार देता है, इस सबसे छोटे नासिरुद्दीन महमूद के साथ अपनी बेटी का विवाह करा देता है बलबन, यानी अपने मालिक के बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह करवा देता है। कौन? बलबन। और राजगद्दी हथियाने के लिए बलबन खुद अपने दामाद को मार देता है। बलबन अपने दामाद नासिरुद्दीन को मार देता है और बलबनी वंश की स्थापना कर लेता है। तो इस प्रकार ये तीनों वंश, पहला कुतुबी वंश, फिर शमसी वंश इल्तुतमिश का, और फिर बलबनी वंश बलबन का,
तीनों वंश ही गुलाम वंश। अब बलबन जो होता है 1265 के अंत में नासिरुद्दीन को ही मारता है, 1266 पर गद्दी पर बैठता है। 1266 से लेकर 1287 तक इसका शासन रहता है। 1266 से 1287 तक शासन रहता है। 1287 में अंतिम शासक आता है कैकूकाबाद या फिर कैमूर्स जिसको बोलते हैं। कैमूर्स 1290 तक रहता है। कैमूर्स 1290 तक रहता है। नीचे नहीं दिख रहा है, हाँ, तो कैमूर्स 1290 तक रहता है। 1290 में कैमूर्स का सेनापति जो बलबन वंश के समय में सेनापति रहता है, बलबन का भी खुद सेनापति रहता है और कैमूर्स का भी सेनापति रहता है, नाम होता है जलालुद्दीन खिलजी। वो जलालुद्दीन खिलजी कैमूर्स को मार देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है, खिलजी वंश की स्थापना कर लेता है। फिर जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी उसको मार देता है धोखे से, कारा में बुलवाकर, और खुद राजा बन जाता है। फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका बेटा आता है। उसका बेटा एक अयोग्य शासक रहता है, नाम रहता है उसका मुबारक शाह। उसके पहले शिहाबुद्दीन कुछ समय के लिए राजा रहता है। मुबारक शाह उसके बाद आता है। मुबारक शाह को मार देता है उसका वजीर खुसरो शाह, और खुसरो शाह ने खुद उपाधि वो धारण करता है गयासुद्दीन खिलजी का नाम रखता है। गयासुद्दीन खिलजी के नाम से वो आगे गद्दी पर बैठता है। और फिर गयासुद्दीन खिलजी का मंत्री गाजी मलिक उसको मार देता है और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना कर लेता है। ये सारी बातें हम आज पढ़ेंगे, लेकिन इन सब सुल्तानों को पढ़ना नहीं है। गुलाम वंश में इन सब सुल्तानों के विषय में हमें नहीं पढ़ना है बस 4 के विषय में, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले पढ़ चुके हैं, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन बचा है। तो गुलाम वंश में इन तीनों को पढ़ेंगे, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी पर आएंगे। तो इसको आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बात करेंगे। अब आगे बढ़ें और इल्तुतमिश के बारे में हम जानते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए, शमसी वंश की स्थापना करने वाला इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे गुलामों का गुलाम कहा गया है। इतिहासकारों द्वारा इसे गुलामों का गुलाम कहा गया है। कहाँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और ये उसका गुलाम था, तो गुलामों का गुलाम हो गया। ये इल्तुतमिश जो था ये एक इल्बरी तुर्क था। तुर्क पहले बता चुके हैं आपको क्या होता है। ये इल्बरी तुर्क होता है। तुर्क कोई किसी देश से आए हुए लोगों का नाम नहीं है, तुर्क एक जाति का नाम है, ये आपको पहले बता चुके हैं। तो उसमें भी ये इल्बरी संप्रदाय का था, इल्बरी तुर्क था। इसीलिए इस गुलाम वंश का नाम एक नाम इल्बरी वंश भी है, इल्बरी डायनेस्टी भी है। तो इल्बरी तुर्क था। ये पहले शासक बनने से पहले ये बदायूं का गवर्नर हुआ करता था, बदायूं का छत्रक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में बदायूं का ये छत्रक हुआ करता था, प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। तो बदायूं का ये का था गवर्नर, ठीक। इल्तुतमिश तुर्की चहलगानी का गठन करता है। चहलगानी, जिसे तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता है। तुर्कान चहलगानी 40 आमिरों का समूह, अमीर नहीं आमिर, 40 आमिरों का समूह। आमिर माने होता है अधिकारी, चाहे शासक। शासक तो यह है नहीं, शासक तो इल्तुतमिश है, तो अधिकारी। इसमें भी खास किस्म के अधिकारी ये हुआ करते थे, एक तरह से आप मंत्री समझ लीजिए। यही सब प्रशासन को संभालते थे, मुख्य अधिकारी थे 40। इसका नाम दिया क्या, तुर्कान चहलगानी। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का सिक्का चलवाया और तांबे का भी सिक्का चलवाया, और ये दोनों सिक्के अरबी सिक्के हुआ करते थे। तो अरबी सिक्कों को चलवाया,
अरबी सिक्कों को चलवाया, जिसमें जो चांदी का सिक्का हुआ करता था उसे कहा जाता था टक्का। टक्का, चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था, जीतल। ठीक, तो चांदी के सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को जीतल। हाँ, आपने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी को लाहौर बनाता है। भले दिल्ली सल्तनत तैयार हो चुका होता है, पर दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी गई होती है और उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से ही जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही। फिर भी उस समय राजधानी दिल्ली नहीं होती है, वो राजधानी अपनी लाहौर को बनाता है। दिल्ली तक शासन था, लेकिन राजधानी लाहौर को बनाता है। लेकिन इल्तुतमिश जब आता है तो ये अपनी राजधानी को दिल्ली ले जाता है। तो दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया, दिल्ली राजधानी। ठीक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पढ़ा कि जब उससे कहा गया आप सुल्तान की उपाधि धारण करो, क्योंकि अब गौरी रहे नहीं, तो इसने मना कर दिया, कहा नहीं, हम मलिक या सिपह सलार के रूप में ही काम करेंगे। लेकिन जब इल्तुतमिश आता है तो ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है, सुल्तान की उपाधि धारण करता है, सुल्तान की उपाधि धारण करता है। किसे मारकर ये बना रहता है? तो आराम शाह को। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा 1210 से 1211, 1210 से 1211 तक रहता है। पूरे साल भर भी नहीं रहता, कुछ महीने रहता है, 8-10 महीने रहता है। इल्तुतमिश इसको मार देता है, आराम शाह को, और आगे बढ़ता है। 1236 तक शासन करता है, 1211 से 1236 तक सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था को लाने वाला यही था, इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था को यही लाने वाला था। इसी ने मंगोल शासक चंगेज खान को रोका था भारत में आने से। मंगोल शासक चंगेज खान, शासक चंगेज खान, चंगेज खान ने भारत पे आक्रमण किया, पर उसका प्रयास असफल रहा। मंगोल में ही आगे आता है तैमूर लंग। तैमूर लंग जो भारत पे आक्रमण करता है और 2 करोड़ लोगों को मार देता है, 2 करोड़ लोगों को मार देता है और लूट कर फिर यहाँ से चला जाता है। उसके परिणाम स्वरूप सैयद वंश की स्थापना होती है। बाद में आगे तैमूर लंग का ही वंशज बाबर आता है, और चूंकि ये मंगोल का वंशज ये था, इसीलिए इसके द्वारा स्थापित किए गए शासन को हम मुगल शासन बोलते हैं। मंगोल से मुगल आया था। तो मंगोल शासक रहता है चंगेज खान, इसी का वंशज आगे तैमूर लंग आएगा, आप पढ़ेंगे, और तैमूर लंग का ही वंशज बाबर आएगा। तो मंगोल शासक चंगेज खान को रोका था, और आगे इसके 3 बेटे थे, उसके बारे में पढ़ लिया है। एक बेटी रजिया सुल्तान, किस तरह आगे उनका चला सब, किसने किसको मारा और किस तरह राजगद्दी पर कौन बैठा, ये सब आप देख चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। बहराम शाह, नासिरुद्दीन, अलाउद्दीन, इन सब के बारे में बताया। रुकनुद्दीन बता चुके हैं, तो फिर से बताने की आवश्यकता है नहीं। तो रजिया सुल्तान हमने देखा था, रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान आगे बनी, 1236 से 1240 तक रही रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के विषय में ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, बस इतना जानिए कि पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी, शासिका थी, महिला मुस्लिम शासिका, पहली और अंतिम माने एकमात्र, एकमात्र, एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका। कुबा और कुल्हा पहन के आती थी दरबार में। पर्दा व्यवस्था को इसने ख़त्म किया था, पर्दा प्रथा को, पर्दा प्रथा को नहीं मानती थी। कुबा और कुल्हा पहन के दरबार में आती थी। कुबा माने कोट और कुल्हा माने टोपी, तो कुबा और कुल्हा पहन के आती थी। कुबा माने क्या होता है? कोट, कुल्हा माने टोपी, कुबा कुल्हा पहन कर आती थी। उस समय जब ये शासिका बनी
तो कुछ विद्रोही आवाज़ उठा रहे थे। उन्हीं विद्रोहियों में से एक विद्रोही था भटिंडा का अल्तूनिया। उसका पूरा नाम क्या था? इक्तादार अल्तूनिया। इक्तादार अल्तूनिया। तो इक्तादार अल्तूनिया जो था वो भटिंडा से विद्रोह की आवाज़ उठा रहा था। तो इस विद्रोह की आवाज़ को दबाने के लिए इक्तादार अल्तूनिया पर आक्रमण कर दिया किसने? रजिया सुल्तान ने। लेकिन इक्तादार अल्तूनिया ने इसको बंदी बना लिया, कैद कर लिया और आगे रजिया से विवाह भी कर लिया। तो इक्तादार अल्तूनिया को हरा नहीं पाई भटिंडा। उस समय भटिंडा का एक अलग नाम था। भटिंडा का नाम उस समय क्या था? तबर हिंद। भटिंडा का उस समय नाम होता था तबर हिंद। भटिंडा को तबर हिंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तबर हिंद। भटिंडा को उस समय तबर हिंद कहा जाता था। तबर हिंद पर आक्रमण किया, हार गई, कैदी बन गई। अल्तूनिया से फिर विवाह होगा। लौट कर आई रास्ते में तो कैथर नाम के जंगल में डाकुओं ने मार दिया। किसके कहने पर? बहराम शाह के कहने पर मार दिया। ठीक। तो रजिया सुल्तान चली गई। इसके बाद आए बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन, उसके बाद नासिरुद्दीन। ये 1240 से 1265 तक रहे। 1236 से 1240 तक रजिया रही। इसके बाद 1240 से 1265 तक ये तीनों रहे। कौन कौन? बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन के बाद नासिरुद्दीन, या अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। इन तीनों के विषय में ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखिए। बहराम शाह, अलाउद्दीन, नासिरुद्दीन 1240 से 1265 तक तीनों ने शासन किया। इसके बाद बलबन, हमने देखा बलबन ने अपने दामाद नासिरुद्दीन को मार दिया और बलबनी वंश की स्थापना की। आगे हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आगे बढ़ें, इसको मिटाएं और अब बलबन को पढ़ें। गयासुद्दीन बलबन के बारे में देखा जाए। तो गयासुद्दीन बलबन ये जो गयासुद्दीन बलबन था, पहली बात तो ये गुलाम था किसका? इल्तुतमिश का। ठीक। दूसरी बात, ये तुर्कान-ए-चहलगानी का सदस्य भी था। तुर्कान-ए-चहलगानी या तुर्क-ए-चहलगानी का सदस्य भी था। तीसरी बात, ये इल्तुतमिश का समधी भी था। अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया? नासिरुद्दीन के साथ। और उसी नासिरुद्दीन को मार दिया। नासिरुद्दीन के साथ विवाह किया था अपनी बेटी का और इसको मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। बलबनी वंश की स्थापना की। बलबनी। ठीक। बलबनी वंश की स्थापना करते ही और बलबन अपनी गद्दी पर बैठते ही क्या करता है कि जो तुर्कान-ए-चहलगानी जो संगठन था जिसका ये सदस्य खुद था, उसका ये उन्मूलन कर देता है, उसको हटा देता है, उसको समाप्त कर देता है। तुर्कान-ए-चहलगानी का उन्मूलन, तुर्क-ए-चहलगानी का उन्मूलन कर देता है, इसको समाप्त कर देता है, इसको हटा देता है, इसका दमन कर देता है। ठीक। इसके बाद ये क्या करता है? दिल्ली के आसपास के जो चोर लुटेरे होते थे उस समय बहुत बढ़ गए थे। दिल्ली के आसपास बहुत चोर लुटेरे उस समय बढ़ गए थे। इन्हीं ने
अब बहराम शाह के कहने पर रजिया सुल्तान को मारा भी था। इसको पकड़वाता है और इनको सजा भी देता है, सबको पकड़ के सबको सजा देता है, पकड़ के इन्हें सजा देता है। इन्हीं ने रजिया सुल्तान को भाई मारा था। अच्छा, रजिया सुल्तान के विषय में एक एल्फिंस्टन का कथन है, पूछ लेता है कि ये किसका कथन है। एल्फिंस्टन का कईयों के बारे में बहुत सारे कथन हैं अलग अलग तरह के। तो एल्फिंस्टन रजिया सुल्तान के बारे में क्या कहते हैं कि रजिया अगर स्त्री नहीं होती तो वो महान मुस्लिम शासकों में से एक होती। तो ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि ये किसका कथन है कि रजिया अगर स्त्री ना होती, महिला ना होती तो महान मुस्लिम शासकों में से एक होती। किसका कथन है? एल्फिंस्टन का। नाम याद रखिएगा, एल्फिंस्टन। आगे भी इनके कथनों को हम सुनाएंगे आपसे, क्या क्या किनके बारे में कहा है एल्फिंस्टन। ठीक, तो एल्फिंस्टन ने कहा था। आगे बढ़े। नियामत ए खुदाई और जिल्ले इलाही को इंट्रोड्यूस कराने वाला यही था। नियामत ए खुदाई और जिल्ले इलाही, ठीक। अच्छा, इसी ने जो ईरान में प्रथा चलती थी सजदा की, सजदा और पैबोस की जो प्रथा चलती थी, इसी सजदा को आज हम सजदा बोलते हैं, ऐसे झुककर सलाम करना इसे शहंशाह को। तो इस सजदा प्रथा को और पैबोस माने शहंशाह के पैर चूमना, आज के समय में उसको पाबोस बोलते हैं, पैबोस। ये दोनों ईरानी प्रथा, इन दोनों ईरानी प्रथाओं को शुरू कराने वाला कौन था भारत में? बलबन ही था, गयासुद्दीन बलबन। ईरानी प्रथा, ठीक। अच्छा, एक उत्सव है, उसका नाम है नौरोज। नौरोज, ये जो फारसी उत्सव है नौरोज, इसको भारत में शुरू कराने वाला बलबन ही था। तो फारसी उत्सव नौरोज को शुरू कराने वाला कौन था? बलबन था। ईरानी प्रथा पैबूस और सिजदा को शुरू कराने वाला कौन था? बलबन था। नियामत खुदाई और जिल्ले इलाही को इंट्रोड्यूस कराने वाला कौन था? बलबन था। ठीक, ये सारी बातें हो गई। अब रक्त और लौह की नीति से विरोधियों का दमन इसने किया। ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हटा दीजिए। इतना याद रखिए, कहीं पूछ दे रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति। विरोधियों का दमन किया। फिर दीवाने अर्ज नाम का एक संगठन तैयार किया। दीवाने अर्ज नाम का एक संगठन तैयार किया। दीवाने ए अर्ज, पूछेगा दीवाने अर्ज किसने बनाया, किसने इसका गठन किया? तो बलबन ने, दीवाने अर्ज। ठीक। आमिर हसन और आमिर खुसरो, आमिर का मतलब पहले भी बता चुके हैं, अधिकारी मंत्री हो गया। तो आमिर हसन और आमिर खुसरो दोनों इसी के समय में रहते थे, इसी के दरबार में दोनों रहते थे। आमिर हसन, आमिर खुसरो, दरबार में नहीं, इसी के शासनकाल में ये थे इसके यहाँ। तो आमिर हसन, आमिर खुसरो इसी के समय में थे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1200 हमने देखा कि 1266 में आता है बलबन, 1266 में आता है और 1287 तक रहता है। 1287 के बाद बलबन वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन था? बलबनी वंश को, वो था कैमूर्स, जिसको कैकुकाबाद भी बोलते हैं। तो कैमूर्स था। तो कैमूर्स, बहुत लोग क्यूमर्स बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखा होगा क्यूमर्स, अंग्रेजी में क्यूमर्स लिखा रहता है और हिंदी में कैमूर्स। कैमूर्स जो था, इसको कैकुबाद भी बोलते हैं। ये 1287 से 1290 तक रहा, 1287 से 1290 तक रहा। अंतिम शासक था गुलाम वंश का और बलबनी वंश का भी। बलबनी वंश भी गुलाम ही वंश है, गुलाम वंश माने। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन? कैमूर्स। कैमूर्स को मार देता है इसका सेनापति जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कैमूर्स को मार देता है।
जलालुद्दीन खिलजी कैमूर्स को मार देता है और खिलजी वंश की स्थापना कर लेता है। ठीक, तो ये रहा आपका गुलाम वंश के सभी शासक कौन कौन। पहले आपको बताएं, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आया इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश के बाद आया उसका बेटा रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन, अलाउद्दीन के बाद नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन के बाद बलबन, बलबन के बाद सबसे अंतिम कैमूर्स। ये सब शासक थे गुलाम वंश के। अब आएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश को आगे हम देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो आगे हम देखेंगे खिलजी डायनेस्टी की स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम है। हाँ, उसके भतीजे और उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत कुछ है। देखिएगा, जो कैमूर्स या कैकुबाद रहता है, कैकुबाद या कैमूर्स, जो बलबनी वंश का अंतिम शासक होता है, इस कैमूर्स का सेनापति रहता है जलालुद्दीन खिलजी। सेनापति जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसको मार देता है, कैमूर्स को मार देता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। खिलजी वंश की स्थापना को इतिहासकारों ने खिलजी क्रांति के रूप में देखा है। खिलजी वंश की स्थापना को इतिहासकारों ने खिलजी क्रांति के रूप में देखा है। इसको खिलजी क्रांति का नाम दिया है। इस खिलजी क्रांति में जो तुर्क शासन वर्ग का अधिकार, सत्ता पर उनका तानाशाही जो था, ये सब कुछ खत्म हो गया। तुर्क खत्म हो गए। अब बाद में आते हैं अफगान। आगे हम देखेंगे किस तरह कौन अफगान आता है, लेकिन फिलहाल तो खिलजी वंश है। तो जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक होता है उस महल में जिसको कैकुबाद या कैमूर्स ने बनवाया था। नाम है कोलखुरा शायद नाम, किलोखरी नाम है। तो किलोखरी महल में राज्याभिषेक होता है। इस किलोखरी महल को किसने बनवाया था? कैमूर्स ने बनवाया था। इसमें किसका राज्याभिषेक होता है? जलालुद्दीन खिलजी का होता है। ठीक, इसी के समय में मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। मलिक छज्जू ने इसी के समय में विद्रोह किया था। मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। ठीक, हाँ, यही वो शासक था जिसने मंगोलों को भारत में आने की छूट दी। क्यों दी? मंगोलों को भारत में आने की छूट। क्योंकि मंगोलों ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, इस्लाम को अपना लिया था। इसके पहले चंगेज खान आया था, इल्तुतमिश ने चंगेज खान को भगाया था। मंगोल शासक चंगेज खान को भगाया था। मंगोलों को आने की छूट किसने दिया? जलालुद्दीन खिलजी ने दिया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने उतना कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। युद्ध बहुत कम लड़ता था, और लड़ता भी था तो खुद नहीं जाता था, अपने सेनापतियों को भेजता था। जिससे संधि करने मन का होता था उससे संधि कर लेता था। जब लड़ना आवश्यक हो जाता था तो ये लड़ता था। बहुत कम युद्ध में ये स्वयं गया था, क्योंकि ये बूढ़ा हो चुका है। इसे बूढ़ा शासक के रूप में इतिहास में देखा गया। 65 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठा है, तो अपने सेनापति को भेज देता था, लड़ाई लड़ता नहीं था। और
बाकी सब की तरह, जैसे बाकी सब इसके पहले मुस्लिम शासक जितने रहे हैं, जितना उन्होंने अत्याचार किया है, जितना अनाचार, जितना दुराचार उन्होंने किया है, इसने उतना कुछ नहीं किया। इसलिए थोड़ा इसे उदार शासक के रूप में देखा जाता है, इतिहास में उदार शासक के रूप में देखा जाता है। हिंदू जनता के प्रति ये थोड़ा उदार रहता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। ठीक, ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद आप देखिएगा, इसका एक भतीजा रहता है, नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम रहता है? अब ना, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है, हम 1 घंटा बाद आए। तो अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है, इसका भतीजा रहता है, इसका दामाद भी बनता है। और दामाद जब बनता है तो दहेज में जलालुद्दीन खिलजी एक गुलाम इसे देता है। गुलाम बड़ा शक्तिशाली, नाम रहता है मलिक काफूर या मलिक काफूरी। उसको गुजरात से खरीदा रहता है जलालुद्दीन खिलजी ने, और उसे दे देता है, सौंप देता है कि इसको तोहफे में अलाउद्दीन खिलजी को, कहता है अब से ये तुम्हारा है। बड़ा वीर रहता है मलिक काफूरी, बताएंगे उसके बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी भतीजा रहता है जलालुद्दीन खिलजी का। फिर दामाद बनता है। दहेज में क्या मिलता है? दहेज में मलिक काफूर मिल जाता है, मलिक काफूर मिल जाता है। इसे मलिक काफूरी भी बोलते हैं, मलिक काफूर मिल जाता है। मलिक काफूर जो रहता है, ये मलिक काफूर जो रहता है, इसको जलालुद्दीन खिलजी ने खरीदा था गुजरात से। मलिक काफूर गुलाम इसका रहता है, ये गुजरात से खरीदा गया रहता है, गुजरात से खरीदा जाता है इसको। ठीक, अब जब अलाउद्दीन खिलजी के पास ये चला जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जैसा कहेगा वो यही वैसा करेगा, वफादार। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने इसको अपना प्रमुख सेनापति बनाता है। किसको? मलिक काफूर को, क्योंकि बहुत काबिल रहता है मलिक काफूर। तो इस अपने प्रमुख सेनापति के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है और अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। ससुर और चचा जान ससुर जी की हत्या कर देता है मलिक काफूर के साथ मिलकर। कैसे करता है? ये देवगिरी गया रहता है, जो आज का दौलताबाद है। देवगिरी गया रहता है, वहाँ के राजा को हरा के वहाँ पर लूटता है। लूट की संपत्ति को वो लेकर आता रहता है रास्ते में। देवगिरी को लूटा इसने, मलिक काफूर के साथ ही गया था, लूटा। और लूटने के बाद ये वहाँ से दिल्ली नहीं आया, कारा में रुक गया। कारा में रुक गया और यहीं पर धोखे से जलालुद्दीन खिलजी को बुलवा लिया कारा में। जलालुद्दीन खिलजी को भी लगा कि बड़ा देर हो रहा है, अभी तक आया नहीं, दिल्ली नहीं आया, और कारा क्यों रुक गया, कुछ गड़बड़ है, जानना चाहिए, जाकर देखना चाहिए। तो अपने संरक्षकों के साथ जलालुद्दीन खिलजी गया। अब दिल्ली से जब आप कारा जाते हैं, दिल्ली से कारा जब आप जाते हैं तो बीच में एक नदी पड़ती है, तो नदी के उस पार अपने संरक्षकों को रोक दिया। इसके साथ 2 संरक्षक नदी के इस पार बस आए, कारा में 2 संरक्षक आए, बस साथ में 2 संरक्षक हैं। और अलाउद्दीन तो सेना के साथ है, जीत कर आया है, देवगिरी को लूट कर आया है, लूट की संपदा को रखा है अपने पास। तो लूट की संपदा को खम्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खम्स। आगे देखेंगे आप। तो कारा में ये आता है जलालुद्दीन, तो धोखे से इसको चाकू घोंप देता है और जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी मार देता है अपने साथी मलिक काफूर के साथ मिलकर। ये भी षड्यंत्र में भागीदार रहता है। तो जलालुद्दीन खिलजी का हो जाता है द एंड। बस 2 संरक्षक यहाँ पर इसके साथ रहते हैं, तो आसानी रहती है मारने में। 2 संरक्षक रहते हैं, बाकी सब यहीं पर रुक जाते हैं। फिर अब जलालुद्दीन खिलजी का तो हो गया द एंड। किसने मारा? अलाउद्दीन खिलजी ने मारा। कहाँ गया अलाउद्दीन खिलजी भाई? गायब हो गया। कहाँ अलाउद्दीन? हाँ, यहाँ पर है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मारा?
कहाँ नाम लिखा गया, जलालुद्दीन खिलजी को मारा। तो इसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया धोखे से, और खुद बन गया राजा। क्या बन गया? राजा, शासक बन गया, सुल्तान खुद बन गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम देखेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो अब देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत पे भी आक्रमण किया था। ऐसा मुस्लिम शासक था, खुद नहीं गया। जो इसका सेनापति था मलिक काफूर, उसको भेजता था, मलिक काफूर को भेजता था। किसको भेजता था? मलिक काफूर को। ठीक, मलिक काफूर का एक और नाम था हजार दिनारी। क्या कहा जाता था? हजार दिनारी। मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता था, हजार दिनारी। ठीक, मलिक काफूर को ये दक्षिण भारत में कई लड़ाइयाँ लड़ने के लिए भेजा। मलिक काफूर को रुद्रदेव द्वितीय से कोहिनूर हीरा मिला था। रुद्रदेव द्वितीय से कोहिनूर हीरा मिला इसे, कोहिनूर हीरा। किसको मिला? मलिक काफूर को मिला। आज ये कोहिनूर हीरा अब जानते हैं लंदन की महारानी, इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के मुकुट में है। कोहिनूर हीरा रुद्रदेव द्वितीय से मिला मलिक काफूर को। तो दक्षिण भारत में भी साम्राज्य फैला कुछ। अलाउद्दीन खिलजी का पहला युद्ध जो था 1301 में वो लड़ा रणथंबोर के राजा राजा हम्मीर देव से। किससे? हम्मीर देव से। कब लड़ा? 1301 में लड़ा, 1301 में। इसके बाद ये तो पहले लिखती है 1301 में। हाँ, 1303 में दूसरी लड़ाई इसकी जो सबसे प्रसिद्ध है, चित्तौड़ पर आक्रमण। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह। किस लिए आक्रमण इसने किया? पद्मावती के लिए, पद्मिनी के लिए। पद्मिनी भी एक नाम था, पद्मावती भी नाम। पद्मावती जो पद्मावत ग्रंथ में मिला है। पूछ लेता पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा? पद्मावत ग्रंथ लिखने वाला मलिक मोहम्मद जायसी था। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखा। इसी में इनका नाम पद्मावती सामने आता है, रतन सिंह की पत्नी का नाम। बाकी जगहों पर पद्मिनी नाम मिलता है। पद्मिनी को पाने के लिए इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 8 महीने तक प्रयास करता रहा पर जीत ना सका ये। तो छल से काम लिया। कहा कि हम संधि करना चाहते हैं। राणा भी थक चुके थे, ये भी संधि करना चाहते थे। कहा इसने कि एक मेरी शर्त, बस आप एक बार दीदार करा दो हमसे पद्मिनी को एक बार दिखा दो। राणा ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा ये असंभव है। उसने कहा ठीक है, शीशे में ही दिखा दो। शीशे को हमारी तरफ थोड़ा करना, शीशे के सामने लाकर उनको खड़ा कर देना। हम नीचे रहेंगे, वो छत पे रहेंगे, हम नीचे से ही शीशे में देख लेंगे। तो राणा खूब सोचे, कहा कि एक छोटी सी बात से अगर इतना बड़ा संहार टल जाता है तो ठीक ही है। हाँ ठीक है, आओ। जैसे ही सुना सेनापति गोरा ने, उनकी वीरता की हम क्या व्याख्या करें। गोरा ने सुना, भड़क गए। कहा कि बड़े शर्म की बात होगी शीशे में भी उनकी झलक दिखाना खिलजी को। राणा ने फटकार दिया, हट जाओ यहाँ से, तुम क्या जानो राजनीति क्या होती। फटकार दिया, भगा दिया। ये भी बड़े क्रोधी स्वभाव के, छोटी सी बात को अपने हृदय पर लेने वाले। राणा ने तो अपमानित कर दिया था, चले गए छोड़कर। खिलजी आया, विदा लेते समय
अब हमारे यहाँ की संस्कृति है कि दरवाजे पर अतिथि को छोड़ने जाते हैं तो महल के बाहर ये भी छोड़ने गए। खिलजी जानता था, पहले से ही अपने आदमियों को तैयार करके रखा था, जैसे ही बाहर छोड़ने गए उन्होंने कैद कर लिया। अब इन राजपूतों की सेना भी, राजपूत भी आक्रमण नहीं कर सकते थे इस पर, क्योंकि कैद में थे। राणा ढाल बना के लेते गया इनको अपने रियासत दिल्ली में। इसके बाद जो हुआ, हम क्या बताएं आपको। एक कविता की पंक्ति है, पंडित नरेंद्र मिश्र जी की लिखी हुई, बड़ी प्रसिद्ध कविता है। गोरा और उनके भतीजे बादल की वीरता की गाथा इसमें है, आपको सुनाते हैं हम। पूरी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि समयाभाव है। लिखते हैं कि जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। राणा रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसे सुनकर शक्ति सौदे पर फिर अंधियारा छाया। क्या संदेशा था? तो 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त ना मानी तो पीछे पछताओगे। यह संवाद लहर सा दौड़ गया क्षण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था मजबूर सतीत्व जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। उधर गोरा, सेनापति गोरा रुष्ट होकर चले गए थे, और इधर ये खिलजी का पैगाम। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, राजा राणा रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे, मगर रानी ने परमवीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। रानी ने खिलजी का पैगाम उन्हें सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। कहा जाता है कि, हम सुनने में आता है कि रानी पद्मिनी स्वयं गई, घोड़े पर सवार होकर वन वन उन्हें खोजा, और एक जगह जंगल में वो बैठे मिल गए। गोरा से पैगाम सुनाती हैं खिलजी का, सब बातें बताती हैं, मगर खिलजी तो रुष्ट थे, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। अपमानित हुए थे। कहा कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ। वही बात कहते हैं व्यंग में, जो कहा था राणा ने, तुम क्या जानो राजनीति। कहते हैं मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। रानी पद्मिनी बोलती हैं, बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा का मान मिट गया घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। बड़े समझाती हैं। गोरा नहीं मानते हैं तो वो कदमों में झुक जाती हैं। कहती हैं कि कहा किया जो राणा ने उसे माफ़ करना, जो भी राणा ने कहा तुमसे उसको भूल जाओ। कदमों में झुक जाती हैं। जैसे ही गोरा ने देखा कि रानी कदमों में झुकी हैं, तुरंत कांप जाते हैं, उठ जाते हैं, पीछे हटते हैं और बोलते हैं, ये क्या, आप सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, भवानी हो, आप मेरे क्यों मुझे पाप का भागी बना रही हो। उनके अंदर का वो वीरता का शोला फिर से धड़क गया। कहा कि आप चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक गोरा का दुर्जय शीश रहेगा तब तक महाकाल से भी राणा का शीश नहीं कटेगा। जब तक कंधे पर गोरा का शीश, दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का शीश नहीं कटेगा। निश्चिंत रहो तुम, महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। जब तक राणा कुशलतापूर्वक आ नहीं जाएंगे चित्तौड़ में, तब तक ये गोरा मरेगा नहीं, और अगर सर भी कट गया तो एक पहर तक इसका धड़ युद्ध करेगा। मेरा धड़, बिना सर के मेरा धड़ युद्ध करेगा पूरे एक पहर तक, माने 3 घंटे तक। एक दिन में 24 घंटे में 8 पहर होता है, 3 8 24।
दिन में 4 पहर, रात का 4 पहर। कहते हैं कि राणा के सकुशल लौटने तक गोरा नहीं मरेगा, 1 पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। युद्ध का निश्चय तो हो गया, संकल्प तो हो गया, पर राणा को छुड़ाना था, सकुशल वापस लाना था। तो योजना बनाई, 700 डोलियां बनाई। 700 डोलियों में एक एक महावीर जो लाखों पर भारे, सब थे सेनापति, और 4-4 कहार। तो एक डोली पर 5 लोग, 700 बचे 3500, ये 3500, और उधर 1.25 लाख की सेना। बादल से कहा गोरा ने अपने भतीजे से कि खिलजी को संदेशा भिजवाओ कि रानी पद्मावती आ रही हैं और उनके साथ उनकी 700 सखियां भी आ रही हैं। रानी पद्मावती की जगह पे एक लोहार को रखा था उनके भेष में, उनकी डोली में। खिलजी की सीमा तक सेना आ गई, और इतने में संदेशवाहक वो दूत भी खिलजी के दरबार में पहुंचा और संदेशा सुनाया। कहा, बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। वो स्वयं तो मल्लिका बनने आई ही हैं, अपने साथ हुस्न की कलियां लाई हैं, 700 सखियों के साथ आई हैं, मगर एक शर्त है उनका। क्या है? अंतिम बार वो एक बार राणा रत्न सिंह से मिलना चाहती हैं। खिलजी उछल पड़ा, कहा कि शौक से मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई ऐतराज नहीं। दूत गया, गोरा को संदेश सुनाया, गोरा प्रसन्न हुआ। कहा बादल से, ये लोहार है, रानी पद्मावती के भेष में ये जाएगा कारागार में। रानी पद्मावती तो चित्तौड़ के किले में हैं। आराम से कहा था, तुम निश्चिंत रहो, महल में समर देखो भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। तो रानी तो चित्तौड़ के किले में थी। इधर एक लोहार को उनके भेष में, उनकी डोली में बिठाया, उनके जगह पर। कहा कि इनके पीछे पीछे, इस डोली के पीछे पीछे मैं 10 डोलियों को लेकर स्वयं जाऊंगा। ये राणा की जंजीर काटेगा, बंधन काटेगा, और मैं उन्हें मुक्त करा के बाहर लाऊंगा। कुछ घोड़सवार इधर बैठे होंगे आड़ में, राणा के आते ही वो आंधी बन जाएंगे और इनको सकुशल चित्तौड़ तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर बादल सुनो, अगर भेद हमारा खुल गया और शाही सेना आ गई, तो एक क्षण का भी विलंब मत करना, टूट पड़ना उन पर, तुम बढ़ के रण करना। बादल बोला, ऐसा ही होगा काका। बोला क्या बादल बोला? ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की भी मिट्टी में गौरव की गंध रहेगी। ऐसा ही होगा। राणा को आज़ाद कराया। राणा ने देखा, अरे गोरा, माफ़ी मांगा अपने किए की राणा ने कि तुम सही कह रहे थे। गोरा ने कहा, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, आप चलिए, आपको मुक्त कराने हम आए हैं। तुम्हें अकेला छोड़ के? हाँ, आप ये समय के लिए यही उचित है। समझाया बड़े प्रकार से, और राणा को तुरंत वहाँ से निकाला। घुड़सवार सारे आ गए, राणा किसको सुरक्षा प्रदान की और उन्हें लेकर जाने लगे। उधर जफ्फर, मोहम्मद जफ्फर, सेनापति खिलजी का, उसको पहले से ये शंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, इतनी सरलता से पद्मिनी नहीं आने वाली, वो भी 700 सखियों के साथ, कुछ गड़बड़ है। इसी आशंका में पहले से वो तैयार बैठा था। और जैसे ही उसे पता चला पूरी शाही सेना आ गई, देखा बादल ने शाही सेना की तलवारें लहरा रही हैं, लाखों, 1.25 लाख की सेना। उधर वो मोहम्मद जफ्फर रत्न सिंह की ओर भागा दौड़ा, तुरंत आकर बीच में गोरा खड़े हो गए। कहा कि उनकी छाया को भी छू नहीं पाओगे तुम। ऐसा रण किया, ऐसा रण किया कि नरेंद्र मिश्र जी लिखते हैं, अकेला गोरा लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर विजय मंत्र पढ़ता था। बढ़ा जिस तरफ वीर उधर विजय मंत्र पढ़ता था। सबको काटते गए, सब डर के मारे, कोई सामने नहीं आता, सब कांप गए, तलवारें उनकी हाथ से छूटने लगी। समझ में आ गया जफ्फर को कि छल से काम लेना पड़ेगा। पीछे से जंघे पर वार किया। जैसे ही गोरा नीचे झुके, जंघे पर तलवार लगने से तुरंत उनके सर को काट दिया। मगर वाह रे मेवाड़ी गोरा,
का धड़ भी दौड़ा, मगर वाह रे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। उन्होंने कहा था कि एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा, तो सर कटने के बाद ही उनका धड़ दौड़ा और जफर पर जोर का वार किया। लगा जैसे जफर को कि हथौड़ा सर पे गिर गया, क्षण भर में चीर कर रख दिया। धड़ ने निर्जीव किया था जफर को, सेनापति को। जैसे ही देखा बादल ने, चाचा नहीं रहे, काका नहीं रहे, टूट पड़े सेना पर। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। सबको लाखों बादल, लाखों सेना, लाखों की सेनाओं को सबको बादल चारों तरफ जहां देखते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। बादल एक और लाखों की सेना पर भारी। मगर हुआ वही जो होना था, उन्हीं को जो मंजूर था। राणा तो सकुशल लौट गए, मगर ना गोरा बचे ना बादल बचे। दोनों कुर्बानी दे गए, सभी मेवाड़ी वीर अपनी कुर्बानी दे गए। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। भारत माता स्वयं रो रही हैं गोरा बादल के शव पर। क्यों रो रही हैं? क्योंकि उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल अब बलिदानी, धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से पद्मिनी का सतीत्व रहा अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। नरेंद्र मिश्र जी की ये कविता मैंने बहुत छोटी सुनाई, लंबी है, बहुत लंबी है ये कविता, व्याख्या करने का उतना समय था नहीं। दोनों के बलिदान से राणा तो सकुशल पहुंच गए, ये चले गए। फिर खिलजी ने वार किया, युद्ध किया, आगे बढ़ा। पद्मिनी को पता चला, राणा उस समय थे नहीं, युद्ध लड़ने गए थे, बड़े जख्मी होकर आए एक जगह से, और आते आते चित्तौड़ में वो भी मर गए। लेकिन उससे पहले खिलजी आ गया था, राणा थे नहीं। क्या करती पद्मिनी? 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। खिलजी को मात्र राख के सिवा कुछ किले में मिला नहीं। ऐसा सतीत्व, ये गाथा गोरा बादल के बलिदान की। खिलजी की जो मनसा थी वो अधूरी ही रह गई। खैर, कभी सोचते हैं कि गोरा बादल की इस वीर गाथा को इतिहास में पढ़ाया क्यों नहीं जाता है? कहीं एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा ये। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ पर आक्रमण का ये किस्सा था। मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पर पद्मावत लिखा, उसी में पद्मावती नाम आया है। तो पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की? पद्मावत किसने लिखा महाकाव्य? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। ठीक, इसके बाद हम देखें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसे द्वितीय सिकंदर कहा गया। द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण की। द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण की। चित्तौड़ को जीतने के बाद अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। क्या रख दिया? खिजराबाद। खिजराबाद नाम रखा खिज्र खां के नाम पर, अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर। ठीक, ये एक ऐसा शासक था जिसने भूमि मापने की व्यवस्था बनाई, भूमि को मापा जा सके। इसने बाजार नियंत्रण पद्धति लाई। कर और लगा दिया बाजार में, मार्केट में टैक्सेशन इम्पोज कर दिया, और अपने सेना के लिए स्थायी वेतन देना ये शुरू किया, सैलरी देना शुरू किया। सेना के लिए स्थायी वेतन,
और सेना के लिए एक यूनिफॉर्म दाग होलिया को लाने वाला यही था, दाग होलिया प्रणाली माने सब का एक ड्रेस कोड होगा, एक यूनिफॉर्म होगा पूरी फौज का। सबसे पहले दाग होलिया प्रणाली, सेना को एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड देने वाला कौन था? ये खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था, दाग होलिया प्रणाली। ठीक। और दीवान ए रियासत और दीवान ए मुस्तक खराज क्या है? ये एक संगठन, एक एसोसिएशन था, एक विभाग था, एसोसिएशन नहीं कहेंगे, डिपार्टमेंट कहेंगे, मुस्तखराज। दीवान ए रियासत और दीवान ए मुस्तखराज नाम के दो विभागों का इसने गठन किया। नीचे नहीं दिख रहा। ये विभाग कैसे विभाग हैं? आर्थिक मामलों से संबंधित ये दोनों डिपार्टमेंट्स थे। ठीक। इसका गठन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक। तो इसके बारे में इतना ही। इसके बाद हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कुछ समय के लिए शिहाबुद्दीन आता है, शिहाबुद्दीन खिलजी, और उसके बाद जो है मुबारक शाह, शिहाबुद्दीन खिलजी आता है। ये 1316 तक रहता है। 1316 तक कौन रहता है? अलाउद्दीन। 1316 तक रहता है। 1296 से 1316 तक इसका समय रहता है। 1316 में शिहाबुद्दीन खिलजी कुछ समय के लिए आता है। और शिहाबुद्दीन के बाद आ जाता है 1316 में ही मुबारक शाह खिलजी जो होता है, इसे लायक बाप का नालायक बेटा कहा जाता है। लायक बाप का नालायक बेटा। और पता ना बाप को लायक क्यों कह रहे हैं? ये हमारे नज़र में तो महानालायक है। महानालायक का नालायक बेटा कहना चाहिए। कितना भी नालायक था तो उतना वो अत्याचार, वो अनाचार, वो दुराचार को नहीं किया था। बहुत अयोग्य शासक था। कई बार ये दरबार में नंगे दरबार में आ जाता था। और बाप जैसी करने किया है बेटा वैसा भुगतेगा। बाप की करने का फल बेटे पर पड़ता है। देखिए, आप क्या हैं वो आपकी सफलता नहीं है, आपकी उपलब्धि नहीं है, वो आपके पिताजी की उपलब्धि है। आपका बेटा क्या होगा वो आपकी उपलब्धि है। तो ये जो मुबारक शाह हुआ वो उपलब्धि थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। जितना घटिया उतना कर्म करोगे उतना घटिया संतान भी होगी। हैं? तो नंगे आ जाया करता था दरबार में। अपने आप को इसने खलीफा घोषित कर दिया था। स्वयं को खलीफा घोषित किया किसने? मुबारक शाह ने। यहाँ लिख रहे हैं, लिखेगा। हाँ, स्वयं को खलीफा घोषित किया। ठीक। इसके बाद देखिए, इसका एक वजीर होता है खुसरो खान वजीर होता है। खुसरो शाह। ये खुसरो शाह विरोध करता है मुबारक शाह का। यही कहता है, यही नारा देता है, इस्लाम खतरे में है। कौन? खुसरो खान। इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में है कौन बोलता है? खुसरो खान। ठीक। और ये कत्ल कर देता है किसका? मुबारक शाह का। और खुद गयासुद्दीन खिलजी के नाम से आगे गद्दी पर बैठता है। किस नाम से? गयासुद्दीन खिलजी के नाम से। गयासुद्दीन खिलजी के नाम से आगे बैठता है। थोड़ा मिटा देते हैं इधर की, हम लिख सकें। गयासुद्दीन खिलजी के नाम से आगे गद्दी पर ये बैठता है।
गयासुद्दीन खिलजी। ठीक, गयासुद्दीन खिलजी के नाम से आगे बैठता है, सिंहासन पर चलाता है। इसकी हत्या भी इसका वजीर, इसका सेनापति गाजी मलिक गाजी मलिक कर देता है इसकी हत्या। गाजी मलिक इसकी हत्या कर देता है और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करता है। अपना नाम रख लेता है गयासुद्दीन तुगलक। इसने रखा अपना नाम गयासुद्दीन खिलजी, किसने? खुसरो शाह ने। गयासुद्दीन को मारकर ये क्या नाम रखता है? गयासुद्दीन तुगलक और तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। तो आगे हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम आगे देखेंगे। इतना तब तक हो गया, आपका खिलजी डायनेस्टी संपन्न हो गया। कब? तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी पूरा देखेंगे। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु भारतस्य संस्कृति, जय श्री राम।